नमस्कार, मैं आनंद जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ पर स्वागत करता हूं। हमारे सब्जेक्ट E203 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में प्योर कैपेसिटर सर्किट के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि करंट और वोल्टेज में मैग्नीट्यूड और फेज की क्या रिलेशनशिप है और पावर का वेरिएशन कैपेसिटर सर्किट में किस तरह से होता है। तो शुरू करते हैं आज का लर्निंग लेसन। कैपेसिटर हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में दो टर्मिनल का ऐसा पैसिव एलिमेंट है जिसमें दो कंडक्टर प्लेट्स एक इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम से आपस में सेपरेट की हुई होती है। ये कैपेसिटर कॉन्फ़िगरेशन जब हम बाहर से वोल्टेज लगाते हैं तो अपनी प्लेट सरफेस पे चार्ज को बिल्ड कर सकता है और वोल्टेज हटाने पर भी ये चार्ज यहाँ प्लेट्स पर रिटेन रहता है। जो चार्ज बिल्ट और रिटेन होता है वो अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है और इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम कैपेसिटेंस C कहते हैं। हम कैपेसिटेंस को प्लेट पर आए चार्ज और प्लेट पर लगाई गई वोल्टेज डिफरेंस के रेशो के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। जब कैपेसिटर की प्लेट्स पे अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है तो प्लेट्स पर प्रोपोर्शनल अमाउंट में चार्ज भी इंक्रीज होता है और इस प्रोसेस में ये जो कैपेसिटर कॉन्फ़िगरेशन है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हुई है वो वस्तुतः इस इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम में एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर्ड होती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन से डेवलप होता है। जिस समय हम वोल्टेज या चार्ज को बढ़ाते हैं तो स्टोर्ड एनर्जी चार्ज या वोल्टेज के स्क्वायर रिलेशन से हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी या हाफ CV स्क्वायर जूल है और अगर ये चार्ज या वोल्टेज किसी भी कारण से कम होता है तो यही डाइलेक्ट्रिक मीडियम अपने पोलराइज स्टेट को कमजोर करके अपनी स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज भी कर सकता है। कल्पना करें कि हमारे पास एक आइडियल कैपेसिटर सर्किट है जिसके अंदर अल्टरनेटिंग एक्साइटेशन पे भी डाइलेक्ट्रिक लॉसेज नहीं है और कंडक्टर प्लेट्स के अक्रॉस सरफेस पे लीकेज नहीं है। ऐसे किसी कैपेसिटर को अगर हम साइनोसोडल अल्टरनेटिंग एक्साइटेशन वाली वोल्टेज से जोड़ते हैं तो वोल्टेज जिसका पीक मैग्नीट्यूड Vm है वो जब ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से साइनोसोडल बदलती है तो जो वोल्टेज साइनोसोडल सोर्स वोल्टेज है वही कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस आ जाती है और हमें पता है कैपेसिटर की प्लेट पे जो चार्ज है वो अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैपेसिटेंस कहलाता है। अगर मैं वोल्टेज की जगह उसका साइनोसोडल वेरिएशन यहाँ लिख दूं तो कैपेसिटर प्लेट पे भी चार्ज अपना मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी टाइम के साथ साइनोसोडली बदलेगा। कैपेसिटर प्लेट्स पे चार्ज अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। Q = CV के अनुसार जब वोल्टेज साइनोसोडल टाइम वेराइंग होगी तो कैपेसिटर प्लेट्स पे चार्ज भी साइनोसोडल टाइम वेराइंग होगा और ये प्लेट पर चार्ज अपना मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी जब बदलता है तो सप्लाई सोर्स कैपेसिटर के सर्किट में प्लेट्स पर चार्ज के एंटर और लीव होने की टाइम रेट के हिसाब से करंट बनाएगी। तो करंट चार्जिंग के टाइम रेट के हिसाब से अगर मैं डिफरेंशिएट करूं और चार्ज की जगह चार्ज का फार्मूला टाइम वेराइंग रिलेशन का लिखता हूं तो यहाँ Vm और C कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे और साइन ओमेगा टी का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन प्लस कॉस ओमेगा टी है और ये टी का मल्टीप्लायर ओमेगा भी डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लीकेशन में आ गया है। तो सर्किट के टाइम वेराइंग को साइनोसोइडल करंट को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। करंट के कोसाइनोसोइडल वेरिएशन को मैं साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री कर सकता हूं और मैंने हमेशा करंट को वोल्टेज में डिवाइड करके पाया है। तो ये जो न्यूमरेटर में ओमेगा सी इसे डिनोमिनेटर में मैंने 1 ओमेगा सी कर दिया है और 1 ओमेगा सी को अभी हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे और Vm अपॉन कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC ये मेरा करंट का पीक मैग्नीट्यूड हो गया है। तो मेरा सर्किट का जो करंट है वो एक साइनोसोइडल फंक्शन है लेकिन उस साइनोसोइडल फंक्शन का फेज वोल्टेज के फेज से यहाँ साफ दिख रहा है 90 डिग्री प्लस है यानी करंट वोल्टेज से 90 डिग्री फेज में लीड कर रहा है। ध्यान रहे जिस दौरान सोर्स वोल्टेज सर्किट में एक साइनोसोइडल करंट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए बनाती है उस दौरान कैपेसिटर प्लेट के बीच का इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अक्रॉस कोई चार्ज का मूवमेंट नहीं होता। उस दौरान सिर्फ यहाँ पोलराइजेशन के लेवल में बदलाव होता है। जब हम एक आइडियल कैपेसिटर सर्किट को साइनोसोइडल टाइम वेराइंग वोल्टेज एक्साइटेशन देते हैं तो ये वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड या ऑरेंज वेव फॉर्म बनाता हुआ जब बदलता है तो इस कैपेसिटर सर्किट में जो करंट है वो एक कोसाइनोसोइडल फंक्शन या एक ऐसा साइन फंक्शन है जिसका फेज वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है। अर्थात ये करंट और वोल्टेज दोनों के वेरिएशन सेम फ्रीक्वेंसी के हैं लेकिन इन दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है जिसमें करंट का पीक वोल्टेज के पीक से टाइम में पहले आ रहा है। तो हम कहते हैं कि करंट अपने फेज में वोल्टेज के फेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है। हम इसे याद कर सकते
सकते हैं कैपेसिटर और करंट दोनों की स्पेलिंग C से शुरू होती है, तो हम कह सकते हैं कि एक कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेगी। और लीड और लैग का ये जो अंतर है वो 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल है। यहाँ नीले फ्रेम में एक प्योर कैपेसिटर सर्किट को जब हम ऑरेंज वेव शेप जैसा साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग एक्साइटेशन देते हैं, यहाँ शान कलर में जो करंट वेव है वो वोल्टेज से फेज में 90 डिग्री लीडिंग पोजीशंस पे है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक कैपेसिटर सर्किट में करंट वोल्टेज से फेज में एक क्वार्टर साइकिल या 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल से लीड कर रहा है। जैसा कि पीले हाईलाइट में हमने दिखाया है, करंट के पॉजिटिव हाफ साइकिल में वोल्टेज अपने नेगेटिव पीक पोजीशन से लगातार इंक्रीज होके पॉजिटिव पीक वैल्यू पे आ जाता है, तो पॉजिटिव करंट की कंडीशंस में वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। वहीं ग्रीन फ्रेम में ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है करंट के, उसमें वोल्टेज लगातार अपने पॉजिटिव पीक मैग्नीट्यूड से डिक्रीज होके नेगेटिव पीक वैल्यू पा रहा है। जैसा यहाँ येलो हाईलाइट में दिखाया हुआ है, जिस समय करंट का इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड पॉजिटिव पीक या नेगेटिव पीक कंडीशन पे है, उस समय वोल्टेज अपना जीरो मैग्नीट्यूड क्रॉस करते समय सबसे तेज बदल रहा है। पॉजिटिव पीक करंट के समय वोल्टेज में पॉजिटिव इंक्रीमेंट समय के साथ सबसे तेज हो रहा है और नेगेटिव पीक के समय वोल्टेज के मैग्नीट्यूड में नेगेटिव चेंज हो रहा है, वोल्टेज समय के साथ सबसे तेज गति से डिक्रीज हो रहा है। वहीं हरी हाईलाइट वाली कंडीशंस पे जब वोल्टेज पॉजिटिव पीक या नेगेटिव पीक पे है, वोल्टेज में रेट ऑफ चेंज जीरो हो गया है और ठीक इसी समय करंट का इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड जीरो क्रॉस कर रहा है। तो करंट पीक कंडीशन पे वोल्टेज सबसे तेज बदलते समय जीरो क्रॉस कर रहा है और करंट की जीरो वैल्यू कंडीशंस पे वोल्टेज में बदलाव सबसे धीमा है और उसके इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड पीक वैल्यूज पे है। एक प्योर कैपेसिटर सर्किट में साइनोसॉइडल वोल्टेज के एक्साइटेशन से सर्किट का करंट को साइनोसॉइडल वोल्टेज से जो ऑरेंज वेव शेप है उससे 90 डिग्री आगे के फेज कंडीशन के साथ शान वेव शेप के अनुसार होता है। इस वेव डायग्राम के बजाय हम करंट और वोल्टेज के रिलेशन को ग्राफिकली फेजर रिप्रेजेंटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये जो फेजर रिप्रेजेंटेशन है वो एनालिटिकल कैलकुलेशन में भी ज्यादा कन्वीनियंट है। फेजर रोटेटिंग वेक्टर्स हैं और ये रोटेटिंग वेक्टर जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर एंगुलर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो अपने वर्टिकल एक्सेस में प्रोजेक्शन के रूप में साइनोसॉइडल क्वांटिटी के इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। एनालिटिकल स्टडीज में हम टाइम को फ्रीज करके रोटेटिंग फेजर्स को रोक के वेक्टर बना देते हैं। अगर हम t0 कंडीशंस पे चीजों को फ्रीज करते हैं तो वोल्टेज इस समय इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड 0 फेज कंडीशंस के साथ रखता है, तो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने वाला फेजर हॉरिजॉन्टल रेफरेंस के साथ जीरो एंगल के साथ हो गया है और पॉजिटिव पीक 90 डिग्री के फेज कंडीशन के साथ जो करंट की वेव है उसका फेजर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ हो गया है। तो ये जो डायग्राम है वो बता रहा है कि करंट फेजर का वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन साइनोसॉइडल टाइम वेराइंग करंट का इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं वोल्टेज का वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन वोल्टेज के जीरो इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपेसिटर एक लीनियर एलिमेंट है जिसमें ओमेगा फ्रीक्वेंसी के वोल्टेज एक्साइटेशन से करंट भी ओमेगा फ्रीक्वेंसी का साइनोसॉइडल वेरिएशन होता है, अर्थात दोनों करंट और वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो अगर वो t0 पे 90 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करते हुए फेज कंडीशंस रखते हैं तो एक पूरी साइकिल के बाद भी उनकी फेज पोजीशंस वैसी रहती है, अर्थात हर जगह करंट फेज में वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है। करंट और वोल्टेज को जब हम फेजर से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ शान फेजर करंट फेजर है और ऑरेंज फेजर वोल्टेज फेजर है और करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है और जब दोनों सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो करंट फेजर हमेशा वोल्टेज फेजर से 90 डिग्री आगे रहते हुए दोनों करंट और वोल्टेज अपने इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड्स को वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और आप देखेंगे कि हर टाइम इंस्टेंट पे करंट का फेज वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहता है। साइनोसॉइडल सर्किट के एनालिटिकल कैलकुलेशंस के लिए हम करंट या वोल्टेज फेजर में से किसी एक फेजर को हॉरिजॉन्टल लाइन में रखते हुए दूसरे की रिलेटिव पोजीशन को टाइम को फ्रीज करके स्टडी करते हैं। हम वोल्टेज फेजर को हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले सकते हैं तो करंट एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री आगे है और अगर मैं करंट फेजर को हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले लेता हूं तो देखता हूं कि वोल्टेज फेजर उससे 90 डिग्री पीछे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लैग कर रहा है, तो यहां पे भी करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है। एक लीनियर कैपेसिटर सर्किट में जिस सप्लाई फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग वोल्टेज एक्साइटेशन है उसी फ्रीक्वेंसी का करंट सर्किट में रिजल्ट करता है और करंट का फेज वोल्टेज के
फेज से 90 डिग्री पूरी साइकिल की हर टाइम इंस्टेंट पे आगे रहता है। यही बात फेजर डायग्राम में ये जो शान फेजर है करंट का, वो वोल्टेज से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री आगे रहते हुए यहाँ चित्र में दिखा रहा है। और आप देखिए हमने समय को t0 पे जब फ्रीज कर दिया है तो करंट फेजर का वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन साइनोसॉइडल करंट के इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और वोल्टेज फेजर का वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन जीरो इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड बता रहा है। इस समय जो चार्जिंग करंट सबसे ज्यादा है वो वोल्टेज में सबसे ज्यादा पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज को इंडिकेट कर रहा है और सर्किट की वोल्टेज तेजी से पॉजिटिव होती है। कुछ समय बाद करंट फेजर और वोल्टेज फेजर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाते हैं तो करंट का वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन पहले से अपने इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड को कम होता हुआ बता रहा है और वोल्टेज का वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को जीरो से इंक्रीज होना बता रहा है। लेकिन आप देखिए वोल्टेज में जो चेंज की रफ्तार है वो पहले से थोड़ी धीमी हो गई है। समय बीतने पे जब फेजर और रोटेट होकर क्वार्टर साइकिल का मूवमेंट हो जाता है तो करंट फेजर का वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन जीरो इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड बता रहा है और वोल्टेज फेजर का वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन पीक मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रहा है। इस करंट जीरो कंडीशन पे वोल्टेज का इंक्रीज होना बंद हो जाएगा क्योंकि सर्किट में चार्जिंग करंट जीरो होने से अब कैपेसिटर प्लेट पे और ज्यादा चार्ज या वोल्टेज का बिल्टअप होना बंद हो गया है। समय के साथ जब फेजर रोटेट होते हैं तो वोल्टेज का पॉजिटिव पीक मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है और करंट अपनी डायरेक्शन बदलकर अब कैपेसिटर चार्जिंग के बजाय डिस्चार्ज होने लग गया है। जिस समय करंट का वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन नेगेटिव पीक को रिप्रेजेंट कर रहा है उस समय कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज होकर जीरो वोल्टेज कंडीशन पे आ गया है और आप देखिएगा कि नेगेटिव करंट की कंडीशंस पे कैपेसिटर की वोल्टेज लगातार डिक्रीज हो रही है और इस क्षण पे रेट ऑफ डिक्रीज सबसे ज्यादा है और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जीरो है। समय के साथ उल्टी डायरेक्शन का ये करंट डिस्चार्ज कैपेसिटर को उल्टी पोलैरिटी के साथ चार्ज करने लगता है और शुरू में चार्जिंग उल्टी पोलैरिटी के साथ तेज होता है और इस समय पीक उल्टी पोलैरिटी का चार्ज जब कैपेसिटर पे वोल्टेज फेजर से उल्टी नेगेटिव पीक वोल्टेज दिखा रहा है उस समय चार्जिंग करंट जीरो हो गया है। पीक वोल्टेज पे चार्ज हुआ कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होने लगा है और करंट की पोलैरिटी रिवर्स हो गई है और जिस समय कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो गया है सर्किट में डिस्चार्ज करंट का इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है और समय के साथ यही चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की साइकिल दोहराई जाएगी। एक आइडियल कैपेसिटर सर्किट में जिसमें डाइलेक्ट्रिक लॉसेज और सरफेस लीकेज नहीं है, अल्टरनेटिंग करंट का एम्पलीट्यूड पीक मैग्नीट्यूड और वोल्टेज का एम्पलीट्यूड पीक मैग्नीट्यूड में ये रिलेशन है और यहाँ Vm को हमने जिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से डिवाइड करके करंट निकाला है यहाँ मैक्सिमम वैल्यू के इस रिलेशन को हम √2 का डिवीजन करके RMS करंट और RMS वोल्टेज का रिलेशन बना सकते हैं और इस 1/ωc टर्म को एक नया नाम कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे सकते हैं जहां XC 1/ωc है। ये जो XC क्वांटिटी यहाँ वोल्टेज के डिनोमिनेटर फंक्शन में करंट को बनाने के लिए आई है ये एक रेजिस्टिव सर्किट के रेजिस्टेंस जैसी है क्योंकि दोनों R और XC करंट और वोल्टेज के रेशो यूनिट ओम रखते हैं। लेकिन ध्यान रहे एक रेजिस्टेंस में अल्टरनेटिंग करंट और सप्लाई वोल्टेज सेम फेज में रहते हुए सप्लाई की दोनों साइकिल में पावर को हीट में कन्वर्ट करते हैं, वहीं कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे फेज रहते हुए कभी एनर्जी को स्टोर और कभी रिलीज करता है और हम देखेंगे कि पूरी साइकिल में एवरेज पावर कंजम्पशन जीरो रहती है। तो ऐसा सर्किट प्रॉपर्टी जो करंट फ्लो के लिए वोल्टेज की डिमांड भी करे और पावर कंजम्पशन भी ना करे, ऐसी रेजिस्टेंस जैसी कैपेसिटर की प्रॉपर्टी को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC एक कैपेसिटर सर्किट की वो प्रॉपर्टी है जो अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को रोकते समय प्रोपोर्शनल वोल्टेज की डिमांड करती है। जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वोल्टेज और करंट का रेशो, RMS वोल्टेज और RMS करंट का रेशो, उसकी वैल्यू 1/ωc है और ओमेगा की जगह अगर मैं 2πfc लेता हूं तो मैं पाता हूं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी की इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अगर एक कांस्टेंट वोल्टेज मैग्नीट्यूड का सोर्स वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का है तो अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो XC की वैल्यू फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने पे इनवर्स रिलेशन रखती है, कम होगी, और जब XC फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे कम होगा तो सेम सोर्स वोल्टेज का मैग्नीट्यूड करंट को लीनियरली फ्रीक्वेंसी के साथ इंक्रीज करेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत कम है और कैपेसिटर एक शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करते हुए करंट के मैग्नीट्यूड को बहुत ज्यादा रखता है। वहीं डीसी सप्लाई के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 होने पे XC की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी और ऐसा इनफाइनाइट वैल्यू का XC 0 फ्रीक्वेंसी पे अपने थ्रू करंट को जाने नहीं देगा। तो आप देखेंगे कि कैपेसिटर डीसी सप्लाई में जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तो अपने थ्रू
थ्रू करंट को जाने नहीं देता है। जब हम वोल्टेज और करंट के वेव डायग्राम को एनालिटिकल कैलकुलेशंस के लिए फेजर के ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो वोल्टेज फेजर और करंट फेजर की लेंथ वोल्टेज और करंट के मैग्नीट्यूड को तो रिप्रेजेंट करती है, पर फिजिकल डायमेंशन में ये दो अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग स्केल फैक्टर से अगर रिप्रेजेंट हो रही है तो हम करंट या वोल्टेज में से किसी की भी लेंथ ज्यादा या कम आर्बिट्रेरी मनचाही तरीके से ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जो भी स्केल फैक्टर हमने लिया है उस स्केल फैक्टर के साथ ये लेंथ वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को और करंट फेजर की लेंथ करंट मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इन दोनों फेजर की लेंथ का रेशो हमारे सर्किट की करंट रोकने की प्रॉपर्टी कैपेसिटिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जानते हैं कि एक आइडियल कैपेसिटिव सर्किट जिसमें किसी भी प्रकार के डाइलेक्ट्रिक लॉसेज या सरफेस लीकेज नहीं है उसे अल्टरनेटिंग सप्लाई वोल्टेज से जोड़ते हैं तो सर्किट में पावर कैसी रहती है। हमें जानकारी है कि हम इंस्टेंटेनियस करंट मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मैग्नीट्यूड को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उनका प्रोडक्ट सर्किट की इंस्टेंटेनियस पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप देखिए कि हमारी वोल्टेज Vm sin ओमेगा टी पे करंट 90 डिग्री आगे की फेज में पीक मैग्नीट्यूड Im वाला Im cos ओमेगा टी है। हम sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये sin 2 ओमेगा टी का फार्मूला हो जाता है। तो sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी की जगह हम लिख सकते हैं sin 2 ओमेगा टी बाई 2 और Vm बाई रूट 2 V RMS है और Im बाई रूट 2 I RMS है। तो Vm Im बाई 2 को हम RMS वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट कर सकते हैं और एक कैपेसिटर की पावर एक डबल फ्रीक्वेंसी का साइनोसॉइडल वेरिएशन हो गया जिसकी पीक मैग्नीट्यूड वोल्टेज और करंट की आरएमएस वैल्यू का प्रोडक्ट है। और ऐसी पावर वेव में आइडेंटिकल पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स होंगी और फुल साइकिल एवरेज पावर 0 होगा। यहाँ नीले फ्रेम में एक आइडियल कैपेसिटर की साइनोसॉइडल वोल्टेज एक्साइटेशन ये ऑरेंज वेव है Vm sin ओमेगा टी और इससे 90 डिग्री फेज में आगे ये जो शान वेव है वो Im cos ओमेगा टी करंट वेव है। और इस वोल्टेज और करंट के इंस्टेंटेनियस प्रोडक्ट से जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो यहाँ एक डबल फ्रीक्वेंसी का साइनोसॉइडल वेरिएशन इंस्टेंटेनियस पावर वेव हो गई। यहाँ दोनों पीली हाइलाइट में कैपेसिटिव सर्किट की पावर पॉजिटिव है और यहाँ वोल्टेज एक पोलरिटी के साथ पहली पीली हाइलाइट में अपना मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रही है और दूसरी पीली हाइलाइट में वोल्टेज की पोलरिटी बदल गई है लेकिन उल्टी पोलरिटी के साथ उसका वोल्टेज मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। और आप देखिए वोल्टेज के साथ करंट पहली पीली हाइलाइट में दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव वोल्टेज और पॉजिटिव करंट का प्रोडक्ट पॉजिटिव पावर है। और यहाँ उल्टी डायरेक्शन की पोलैरिटी वाली वोल्टेज को नेगेटिव लें और इस करंट को भी आप उल्टी डायरेक्शन में नेगेटिव लें तो नेगेटिव वोल्टेज और नेगेटिव करंट का प्रोडक्ट एक बार फिर पॉजिटिव पावर रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस क्वार्टर करंट या वोल्टेज साइकिल में कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और वो अपनी प्लेट्स पे वोल्टेज को इंक्रीज करके डाइलेक्ट्रिक मीडियम में एनर्जी को स्टोर कर रहा है। यहाँ रेड फ्रेम में कैपेसिटर सर्किट की पावर नेगेटिव है और इस कंडीशन में आप देखिए एक पोलैरिटी के वोल्टेज का मैग्नीट्यूड यहाँ डिक्रीज हो रहा है पहले रेड फ्रेम में और दूसरे रेड फ्रेम में दूसरी पोलैरिटी की जो वोल्टेज है वो भी अपना मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रही है। और अगर आप पहले रेड फ्रेम में देखें तो वोल्टेज पॉजिटिव करंट नेगेटिव तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव और दूसरे फ्रेम में वोल्टेज नेगेटिव है और करंट पॉजिटिव है एक बार फिर प्रोडक्ट नेगेटिव है। और इन दोनों कंडीशंस में कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज या प्लेट्स पे चार्ज जब डिक्रीज होता है तो कैपेसिटर अपने डाइलेक्ट्रिक मीडिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड है उसे रिलीज कर रहा है और कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी वापस सोर्स को मिल रही है तो सोर्स की पावर नेगेटिव हो गई है। एक आइडियल कैपेसिटर में साइनोसॉइडल वोल्टेज एक्साइटेशन से करंट जब 90 डिग्री लीडिंग के साथ साइनोसॉइडल वेरिएशन करता है तो करंट और वोल्टेज दोनों के पास आरएमएस मैग्नीट्यूड है। लेकिन आप देखेंगे कि सर्किट में इंक्रीजिंग वोल्टेज के स्थितियों में पॉजिटिव पावर के साथ कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर कर रहा है और डिक्रीजिंग वोल्टेज के समय कैपेसिटर ने अपनी स्टोर्ड एनर्जी जब रिलीज की है तो सर्किट की ये काले रंग में देखिए पावर नेगेटिव हो गई है। और फिर जब उल्टी पोलैरिटी के साथ कैपेसिटर की चार्जिंग हुई है तो एक बार फिर पॉजिटिव पावर के साथ कैपेसिटर ने वोल्टेज इंक्रीज की है और डिक्रीजिंग वोल्टेज के साथ कैपेसिटर उल्टी पोलैरिटी के साथ डिस्चार्ज होता है तो नेगेटिव पावर के साथ अपनी स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज कर देता है। तो आप देखिए कि करंट और वोल्टेज के बीच में जब 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है तो कैपेसिटर जितनी एनर्जी पॉजिटिव पावर के साथ स्टोर करता है उतनी ही एनर्जी नेगेटिव पावर के साथ रिलीज कर देता है। और ऐसी स्टोर्ड और रिलीज होने वाली एनर्जी की कोरस्पॉन्डिंग पावर को हम रिएक्टिव पावर कहते हैं जो कंज्यूम नहीं होती, केवल सोर्स
और सर्किट एलिमेंट कैपेसिटर के बीच में टू एंड फ्रो हो रही है। एक कैपेसिटिव सर्किट में सप्लाई वोल्टेज से एनर्जी सिर्फ स्टोर और रिलीज टू एंड फ्रो हो रही है। सप्लाई के द्वारा नेटवर्क डन या एवरेज पावर कंजम्पशन कैपेसिटर में 0 है। तो हम कहते हैं कि ऐसा सर्किट एलिमेंट जो करंट फ्लो के लिए वोल्टेज की डिमांड कर रहा है और पावर कंजम्पशन नहीं कर रहा, वो रिएक्टिव एलिमेंट है। तो कैपेसिटर एक तरह का अल्टरनेटिंग सर्किट का रिएक्टिव एलिमेंट है और इसकी करंट लिमिटिंग प्रॉपर्टी जो करंट फ्लो के लिए वोल्टेज की डिमांड करती है उसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। और इस तरह के रिएक्टिव एलिमेंट में जो वोल्टेज और करंट के एनर्जी एक्सचेंज से जो पावर बनती है उस पावर को हम रिएक्टिव पावर Q कहते हैं। और यहाँ रिएक्टिव पावर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट या वोल्टेज स्क्वायर कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गई है और इसे हम वॉर यूनिट में, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव यूनिट में नापते हैं। ध्यान रहे, एक आइडियल कैपेसिटर में जब वोल्टेज से करंट में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है तो हम इस फेज डिफरेंस एंगल के कोसाइन को, कोस फाई को पावर फैक्टर कहते हैं। और फाई 90 डिग्री होने पे, फेज डिफरेंस 90 डिग्री होने पे, कोस फाई पावर फैक्टर 0 होने पे जो एवरेज पावर है, जो आरएमएस वोल्टेज आरएमएस करंट के साथ पावर फैक्टर का प्रोडक्ट होता है VI कोस फाई 0 होने से ऐसे सर्किट में जहां वोल्टेज से करंट 90 डिग्री लीडिंग फेज के साथ है, एवरेज पावर 0 हो गई है। आज की लर्निंग क्लास का सबसे महत्वपूर्ण भाग करते हैं एनालिटिकली मैथमेटिकल रिलेशन से करंट और वोल्टेज के बीच में ये जो रिलेशन आ रहा है उसे जस्टिफाई करते हैं। करंट के इंटीग्रेशन से कैपेसिटर का चार्ज बनता है और चार्ज और वोल्टेज प्रोपोर्शनल है, तो कैपेसिटर की वोल्टेज करंट के इंटीग्रेशन का रिलेशन है और इंटीग्रेशन एक तरह का समेशन है। वहीं Q इजिकल टू CV को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो वोल्टेज का डिफरेंशिएशन करंट बनता है। तो वोल्टेज के डिफरेंशिएशन से करंट या करंट के इंटीग्रेशन से वोल्टेज बन रही है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के इस रिलेशन में किस तरह से 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आता है करंट और वोल्टेज में, और वोल्टेज से करंट किस तरह से 90 डिग्री आगे है उसे समझते हैं। हम A इंस्टेंट पे शुरू कर रहे हैं, उस समय कैपेसिटर पे कोई वोल्टेज या चार्ज नहीं है। तो जैसे ही हम कैपेसिटर को सोर्स से जोड़ेंगे, सोर्स की वोल्टेज कैपेसिटर पे आने के लिए यहाँ सर्किट में चार्जिंग का करंट फ्लो करेगी और यहाँ ऊपर वाली प्लेट पे अगर इंस्टेंटेनियस पॉजिटिव पोलैरिटी आ रही है और उधर नीचे की प्लेट पे नेगेटिव पोलैरिटी हो रही है तो सर्किट में इलेक्ट्रॉन इस तरह से सर्कुलेट होंगे। और शुरुआत में चार्जिंग की रफ्तार तेज होने के कारण, करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होने के कारण वोल्टेज बहुत तेजी से बदलती हुई आपको दिखेगी। और जैसे ही कैपेसिटर प्लेट्स पे चार्ज आ जाता है तो वोल्टेज में बढ़ने की रफ्तार धीमी हो रही है। साइनोसॉइडल सप्लाई की नेचर है, वो 0 क्रॉस के समय तेज बदलती है और पीक के पास धीरे बदलती है। तो अब हमारा एडिशनल चार्ज धीमी रफ्तार से आ रहा है तो सर्किट में करंट भी चार्जिंग की रेट कम होने के कारण कम हो गया है। और आप देखिए ठीक इस इंस्टेंट पे वोल्टेज का बढ़ना या चार्ज का और ज्यादा सर्किट में फ्लो होना एक बार टेम्परेरी मोमेंटली रुक गया है। तो कैपेसिटर पे पीक चार्ज के साथ पीक वोल्टेज आ गई है और चार्जिंग करंट 0 हो गया है। ये टाइम इंस्टेंट B है। और जैसे ही ये टाइम इंस्टेंट B खत्म होती है, सप्लाई वोल्टेज अपना टाइम के साथ मैग्नीट्यूड डिक्रीज करती है। तो कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो ज्यादा वोल्टेज अगर मेंटेन कर रहा है तो चार्ज की वोल्टेज ज्यादा होने के कारण कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा और अब करंट की डायरेक्शन या सर्किट में इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट उल्टा हो जाएगा। तो आप एक्सटर्नल सर्किट में करंट को उल्टा पाएंगे। शुरू में वोल्टेज धीमे बदल रहा है तो करंट का मैग्नीट्यूड कम है, बाद में वोल्टेज अब तेजी से बदल रहा है तो करंट का मैग्नीट्यूड उल्टी डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया है। इस पूरी क्वार्टर साइकिल में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है और C पोजीशन पे आप देखिए कि कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो गया है और उल्टी डायरेक्शन में अभी भी जो करंट जा रहा है वो इसलिए कंटिन्यू होगा क्योंकि हमारी वोल्टेज उल्टी पोलैरिटी करके अब कैपेसिटर की कंटिन्यू करंट मेंटेन करते हुए उल्टी पोलैरिटी के साथ चार्जिंग करेगी। तो पहले आप देखिए कि कैपेसिटर की ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था, अब नीचे वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है और जिस समय करंट पीक मैग्नीट्यूड पे है तो चार्जिंग तेज होगी, कैपेसिटर उल्टी पोलैरिटी की वोल्टेज तेजी से बढ़ाएगा और बाद में ये वोल्टेज में धीमे परिवर्तन होगा और डी इंस्टेंट पे कैपेसिटर फुल्ली उल्टी पोलैरिटी के साथ चार्ज होके पीक नेगेटिव वोल्टेज रखेगा और एक बार फिर देखिए ये उल्टी पोलैरिटी का चार्जिंग करंट 0 हो गया और इसी तरह से ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की साइकिल चलती रहेगी। अगर सर्किट के कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा है तो Q इजिकल टू CV फॉर्मूले में सेम वोल्टेज पे उसकी प्लेट्स पे चार्ज ज्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में वोल्टेज के वेरिएशन के दौरान सर्किट में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। और अगर मैं सप्लाई की फ्रीक्वेंसी जो वोल्टेज सोर्स की है उसे इंक्रीज कर देता हूं तो जो वोल्टेज के वेरिएशन के साथ चार्ज का जो वेरिएशन होता है वो कम समय में ज्यादा तेजी से होगा तो चार्ज की फ्लो रेट ज्यादा होने से करंट बढ़ जाएगा। तो मैं पाता हूं कि चाहे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो चाहे कैपेसिटेंस
की वैल्यू बढ़े, हमारा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, तो सर्किट में सेम वोल्टेज के साथ जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग करंट है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी साइनोसोडल वोल्टेज के साथ करंट फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन रखता है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे भी कैपेसिटर में करंट बढ़ेगा और कैपेसिटेंस बढ़ाने पे भी कैपेसिटिव सर्किट का करंट बढ़ेगा। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आप अपनी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सुधार सकते हैं और दूसरी प्लेलिस्ट से अपनी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए लर्निंग प्लेजर के साथ। थैंक यू वेरी मच।